दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर से भरी वेब सीरीज को लेकर, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अब मैं कहानी के बारे में पहले से ज्यादा कुछ बताकर आपका मजा खराब करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस तरह की सीरीज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और हाँ, अगर आपने इसे 1 मिनट भी स्किप किया तो कहानी समझने में दिक्कत हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको देखकर ही खुद पता चल जाएगा। इसलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये गजब की एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोमांचक और थ्रिल से भरी सीरीज आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, जहां हमें एक फेमस राइटर सौगत सिन्हा दिखाए जाते हैं। हालांकि सौगत कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन अपने शार्प माइंड और टैलेंट के बदौलत उन्होंने न्यूयॉर्क तक नाम कमा लिया है। इनके साथ हमें उनकी पत्नी अदिति भी दिखाई जाती है, जो सौगत से उम्र में काफी छोटी है। दोनों की एक लौती बेटी भी है, जिसका नाम राका है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सौगत और अदिति के बीच में अक्सर खटपट और मतभेद देखने को मिलते रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें सौगत सिन्हा के 5th नॉवेल द डेथ प्ले के बारे में पता चलता है। इस कहानी के बंगाली वर्जन के लॉन्च के लिए कोलकाता में लगातार प्रेस मीट और वेलकम सेरेमनी ऑर्गेनाइज किए जा रहे होते हैं। इसी वजह से सौगत, अदिति और उनकी बेटी राका कई सालों बाद कुछ दिनों के लिए फिर से कोलकाता लौटते हैं। हालांकि अदिति तो हर साल अपने घर कोलकाता आती रहती है, लेकिन सौगत और राका के लिए ये वापसी कई सालों बाद हो रही है। कोलकाता में अदिति का मायका है और सौगत का एक पेंट हाउस भी वहाँ पर मौजूद है। तभी हमें डॉक्टर अमिताभ मित्रा से मिलवाया जाता है, जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट है, और सौगत अदिति के बहुत पुराने दोस्त भी। इतने सालों तक सौगत के कोलकाता वाले घर और गाड़ी की जिम्मेदारी अमिताभ ही संभालते रहे थे। अब गाड़ी में बैठने के बाद बातचीत से यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि सौगत इन दिनों बहुत कुछ भूलने लगे हैं। वो लिखने की दुनिया में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें बाकी चीजों का ध्यान ही नहीं रहता। यहाँ तक कि एक बार तो वो राका को स्कूल से लेने गए, लेकिन गलती से किसी दूसरे स्कूल के गेट पर जाकर खड़े हो गए। यानी सौगत सिन्हा फिलहाल अल्जाइमर नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है, लेकिन चूंकि सौगात की पहचान ही उनकी बुद्धि और उनकी अनोखी कल्पना से है, इसीलिए उन्हें डर है कि अगर ये राज सबके सामने आ गया तो उनका करियर ही खत्म हो जाएगा। लोग उनकी काबिलियत की जगह उन पर सिर्फ दया करने लगेंगे। इसलिए इस राज को अभी तक सिर्फ अदिति और अमिताभ ही जानते हैं। बाकी दुनिया के लिए सौगत अभी भी चमकता हुआ नाम है। इसी डर की वजह से उन्होंने न्यूयॉर्क में इलाज करवाने तक की हिम्मत नहीं की। लगातार कई बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स लिखकर उन्होंने जो शोहरत पाई है, वो सब एक झटके में खो जाने का खतरा उन्हें हमेशा सताता रहता है। यहाँ अमिताभ अदिति को बताते हैं कि कैसे सौगत के लिखे नॉवेल्स की चर्चा हर अखबार में छपती है। सचमुच आज सौगत एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं। इसी बीच कोलकाता लौटने के बाद घर जाने से पहले अदिति और राका अदिति के माता पिता से मिलने के लिए कार से उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उतरते हैं, सौगत गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद अचानक सौगत की गाड़ी से एक लड़की का जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर सौगत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और गाड़ी रोककर फटाफट घबराते हुए उस लड़की को चारों तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता, न सड़क पर लड़की, न उसका कोई निशान। यहाँ तक कि उनके दोस्त अमिताभ भी कहते हैं कि उन्होंने सौगत की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होते नहीं देखा। अमिताभ कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद सौगत को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन सौगत इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि उन्होंने उस लड़की को अपनी आंखों से बिल्कुल साफ देखा था। अब सौगत के बार बार जोर देने पर दोनों थाने पहुंच जाते हैं। यहाँ थाने के बड़े बाबू उन्हें बताते हैं कि अगर कोई ऐसा हादसा हुआ होता तो कंट्रोल रूम से अब तक फोन आ चुका होता। इसके अलावा उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो ऐसी कोई घटना छिपी नहीं रह सकती। इसका मतलब साफ है कि सौगत की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। यहाँ अमिताभ फिर से समझाते हैं कि शायद लंबी फ्लाइट की थकान और बारिश में ड्राइविंग की वजह से सौगत को भ्रम हो गया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर सौगत से उनके फेमस नॉवेल आफ्टर डेथ का जिक्र करते हैं, और यहीं से हमें अंदाजा होता है कि सौगत कहानियों के किरदारों को इतने जीवंत ढंग से पेश करते हैं मानो सब कुछ सामने ही घट रहा हो। अब घर लौटकर सौगत और अमिताभ इस पूरे हादसे की बात अदिति और राका से छिपा लेते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, क्योंकि उसी रात जब सब डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो सौगत को फिर से वही लड़की नजर आती है
जो पिछली रात उनकी गाड़ी के सामने अचानक आकर गायब हो गई थी। सौगत तुरंत अमिताभ को बुलाकर उसे दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही अमिताभ की नजर वहाँ जाती है तो वहाँ कोई और लड़की बैठी होती है। अब अमिताभ फिर से समझाने लगते हैं कि ये सब सिर्फ सौगत का भ्रम है। असल में उनकी गाड़ी के सामने कोई लड़की आई ही नहीं थी। अब अगले दिन दोपहर को सौगत के 5th नॉवेल द डेथ प्ले के बंगाली वर्जन लॉन्च के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उसी दिन अदिति ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर प्लान किया था। अदिति सौगत से कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाए। सौगत इसके लिए हामी भर देते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, जहां हमें पता चलता है कि सौगत पहले एक इंजीनियर थे। शौकिया तौर पर उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन आज वो इंजीनियरिंग छोड़कर एक मशहूर लेखक बन चुके हैं। चूँकि वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, इसलिए उनकी सारी किताबें इंग्लिश में पब्लिश हुई हैं। इसलिए पहली बार उनका नॉवेल द डेथ प्ले बांग्ला भाषा में लॉन्च हो रहा है। इस नॉवेल की कहानी भी काफी चौंकाने वाली है। ये उन मृत लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है जिन्हें न्यायपालिका ने सजाए मौत दी थी। सवाल यह है कि क्या सच में उन्हें न्याय मिला था? सौगत प्रेस के सवालों का जवाब दे ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी नजर किसी पर ठहर जाती है और वो चुप हो जाते हैं। वो जल्दी से बहाना बनाकर चाय ब्रेक के लिए बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक सीट पर वही लड़की बैठी नजर आती है जो सौगत को बार बार नजर आ रही थी। यहाँ टी काउंटर पर खड़े होकर सौगत खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे और तभी वो लड़की उनके पास आकर बैठ जाती है। सौगत हिचकिचाते हुए पूछते हैं कि क्या तुम शुरू से कॉन्फ्रेंस में थी? लड़की मुस्कुराकर कहती है हाँ। सौगत पूछते हैं कि उसने कोई सवाल क्यों नहीं किया। जवाब में लड़की कहती है मुझे सब पता है। फिर वो सौगत के पिछले नॉवेल आफ्टर डेथ की बात छेड़ती है। वो कहती है कि उसमें जो मनोज मिश्रा नाम का किरदार था वो जलकर तालाब में डूब गया था। वो दरअसल तुम्हारे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त कन्हैया था। लड़की आगे कहती है सौगत को सुलगना नाम की लड़की बहुत पसंद थी और कन्हैया को भी वही लड़की अच्छी लगती थी। बदले की आग में सौगत ने कन्हैया को जलाकर मार डाला। वो आग में जलता हुआ तालाब में कूदा, लेकिन फिर भी बच ना सका। लड़की की ये बातें सुनकर सौगत हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत इनकार कर देते हैं कि मैं कन्हैया नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, मेरी कोई प्रेमिका सुलगना नहीं थी। लेकिन लड़की का जवाब और भी डरावना हो जाता है। वो कहती है शायद तुम भूल गए हो या फिर भूलना चाहते हो। उस वक्त तुम भाटपाड़ा में रहते थे और नेहाटी हाई स्कूल में पढ़ते थे। कन्हैया और सुलगना को न्याय चाहिए। तुम्हें अपने लेखन के जरिए उन्हें वो न्याय देना होगा। अब ये सुनकर सौगत बिल्कुल उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वाकई ये लड़की सच में मौजूद है या फिर ये भी उनका एक भ्रम है। सच और कल्पना के बीच की ये पतली दीवार अब उनके लिए टूटती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल वही है कि ये रहस्यमयी लड़की आखिर बार बार सौगत के सामने क्यों आ रही है। वहीं अदिति और राका अपने कॉलेज के दोस्तों के गेट टुगेदर में चली जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद सौगत भी अदिति की पार्टी में शामिल होने के लिए कार में बैठते हैं, पर उनके मन से वो लड़की और उसके सुराग निकलने के नाम नहीं ले रहे होते। तभी सौगत के मोबाइल पर एक ईमेल आता है। ये ईमेल सुलगना नाम की मेल आईडी से आता है। मेल में सुलगना लिखती है कि अब सौगत सुलगना के बारे में सोच रहे होंगे और सुलगना भी सौगत के बारे में सोच रही है। साथ ही उस मेल में लव लॉक प्लेस के एक फ्लैट का भी पता होता है और सुलगना सौगत से वहां आने को कहती है। अब सौगत डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुलगना की सच्चाई जाननी ही है। वो राका को फोन करके बताते हैं कि वो पार्टी में नहीं आएंगे और किसी दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर वो बाहर निकल जाते हैं। बेचैनी सी हालत में वो उस फ्लैट पर पहुंचते हैं। फ्लैट के दरवाजे पर ही एक लड़की उन्हें अंदर खींच ले जाती है और वही होती है सुलगना, जिसे सौगत बार बार देख रहे थे। सुलगना धीरे से बताती है कि सौगत अपने मामा के घर में पले बड़े थे। उसके बड़े मामा बहुत सख्त और गुस्से वाले थे, इसलिए सौगत लड़कियों से खुलकर बात तक नहीं कर पाते थे। ऐसे में उनका बचपन का दोस्त कन्हैया हमेशा उनके साथ रहता था और उन्हें हिम्मत देता था। तभी एक बार लोकल ट्रेन में सुलगना की मुलाकात सौगत और कन्हैया से हुई थी। कन्हैया सुलगना को पसंद करने लगा और अपने प्यार का लव लेटर देने के लिए सौगत के जरिए सुलगना के पास गया, लेकिन सुलगना को सौगत पसंद थे। वहीं सौगत भी दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ते बनाते रहे, पर सुलगना ने उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहा। इस बीच कोलकाता जाने के बाद सौगत की जिंदगी बदल जाती है। वहीं वो अदिति से मिलते हैं और अदिति के साथ उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। अब उनके जीवन में दो लड़कियां थी, एक नैहाटी की सुलगना और दूसरी कोलकाता की अदिति। कुछ समय के बाद सुलगना को पता चलता है कि सौगत अदिति से शादी करने वाले हैं। ये खबर सुलगना के लिए तबाही बन जाती है। वो कई बार अपनी जान लेने की कोशिश करती है, पर सफल नहीं होती और फाइनली एक दिन सुलगना गंगा में कूद जाती है। कूदने से पहले उसकी एक ख्वाहिश थी
कि 2 दिनों के बाद जब उसका शव गंगा में तैरता हुआ मिलेगा तो सौगत को उसकी खबर जरूर मिले और वो कुछ आंसू कम से कम जरूर बहाए। ये सब सुनकर सौगत धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो कुछ सुलग्ना ने कहा वो सब तो पहले से ही उनके उपन्यास द डेथ प्ले का ही हिस्सा है। सुलग्ना सौगत से कहती है कि इतने सालों से वो अपने ही जीवन की कहानियां लिखते आ रहे हैं, शायद उन्हें कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन यही सच्चाई है। सौगत उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। सुलग्ना जवाब देती है, न्याय, अपने साथ हुए अन्याय का न्याय। वो चाहती है कि सौगत कन्हैया और सुलग्ना का नाम लेकर सच्चाई स्वीकार करे और उसी के आधार पर नोवेल लिखे। सौगत पूछते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि सुलग्ना कहना चाहती है कि वो जीवित ही नहीं है? सुलग्ना कहती है कि सौगत को हर हाल में ये सच स्वीकार करना होगा और नोवेल में लिखना होगा, वरना उन्हें हर जगह कन्हैया और सुलग्ना के सड़े गले पानी में तैरते और जले हुए शव दिखाई देंगे। उनकी मानसिक हालत और बिगड़ जाएगी। ये कहकर सुलग्ना अचानक से गायब हो जाती है। अब सौगत पूरे फ्लैट में उसे ढूंढते हैं, लेकिन सुलग्ना कहीं नहीं मिलती। घबराए हुए सौगत वहां से निकलकर टैक्सी में बैठते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर का पता तक याद नहीं आता। काफी देर तक भटकने के बाद जैसे तैसे वो घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो खाने की थाली उठाते हैं, उनकी नजर थाली में रखे एक जले हुए हाथ पर पड़ती है। ये देखकर सौगत सिहर उठते हैं। अगले दिन वो सारी घटना अपने दोस्त अमिताभ को बताते हैं। अमिताभ कहते हैं कि अदिति से पहले सौगत के कई रिश्ते थे और वो हमेशा उन्हें बताते भी थे, लेकिन सुलग्ना नाम उन्होंने कभी नहीं सुना। अमिताभ बताते हैं कि सौगत अक्सर बहुत सी बातें भूल जाते हैं और कई बार ऐसी चीजों को सच मान लेते हैं जो असल में हुई ही नहीं। ये वाला भ्रम भी शायद उन्हीं में से एक है। लेकिन सौगत का कहना है कि कल रात जो कुछ हुआ वो उनकी कल्पना नहीं हो सकती। उन्हें पूरा यकीन है कि सुलग्ना सच में उनसे मिली थी। अमिताभ मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ सौगत का भ्रम है। वो तुरंत एक हॉस्पिटल के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में कॉल करके सौगत की जांच की व्यवस्था करते हैं। इसी दौरान सौगत सोचने लगते हैं, अगर वो लड़की सच में उनकी प्रेमिका होती तो उसकी उम्र उनकी उम्र से ज्यादा नहीं हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल कम। लेकिन वो लड़की 25 साल से बड़ी नहीं दिख रही थी। क्या कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस रहे? शायद वो लड़की सब कुछ रिकॉर्ड करके बाद में उन्हें ब्लैकमेल करे। अमिताभ जवाब देते हैं कि ये सोचने की जरूरत सुलग्ना के घर जाने से पहले थी। सौगत कहते हैं कि अगर ये सच में उनका भूला हुआ अतीत है तो उन्होंने बहुत कुछ भुला दिया है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं। अमिताभ उन्हें समझाते हैं कि अगर वो ऐसे ही तनाव लेते रहे तो उनका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। वो सुझाव देते हैं कि सौगत कुछ दिनों पहाड़ पर घूमने जाएं, चाहे तो राका को भी साथ ले जाएं। सौगत कहते हैं कि वो सब मिलकर वहां जाएंगे और अमिताभ को भी उनके साथ आना होगा। उसी समय सौगत बताते हैं कि कुछ ही दिनों में उनकी और अदिति की शादी की 20वीं सालगिरह आने वाली है। ये सुनकर अमिताभ बहुत खुश होते हैं और तुरंत सारी तैयारी करने का वादा करते हैं। सौगत अचानक पूछते हैं कि क्या वो धीरे धीरे पागल हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब अमिताभ दे नहीं पाते। इसके बाद सौगत का सीटी स्कैन और MRI कराया जाता है। वहीं अगले दिन सौगत के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था, लेकिन वहां जाने के बजाय वो अपने मामा के घर पहुंचते हैं और अपने बड़े मामा के बेटे संजू से मिलते हैं। अब सौगत के यहाँ प्रोग्राम में ना आने से अदिति, राका और अमिताभ अजीब सिचुएशन में पड़ जाते हैं। वहाँ सौगत सीधे संजू से पूछते हैं, क्या उनका कन्हैया नाम का कोई दोस्त था? क्या सच में सुलग्ना नाम की कोई प्रेमिका थी? अब संजू की पत्नी भी वहीं खड़ी थी। ये देखकर संजू गुस्से में उसे अंदर जाने के लिए कह देता है। फिर वो सीरियस होकर सौगत से कहता है कि हाँ, कन्हैया उनका दोस्त था और सुलग्ना उनकी प्रेमिका थी। ये सुनकर सौगत और परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या सुलग्ना ने आत्महत्या की थी? संजू जवाब देता है, हाँ, सुलग्ना ने आत्महत्या की थी। लेकिन तभी वो शॉकिंगली पूछता है कि तब तो सौगत अमेरिका में थे, उन्हें इसकी खबर कैसे पता चली? संजू की बातें सुनकर सौगत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब उस लड़की ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। जाते समय सौगत अपना विजिटिंग कार्ड संजू की पत्नी को दे देते हैं। इसके बाद वो पुलिस कमिश्नर की सिफारिश लेकर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स के साथ उसी फ्लैट में जाते हैं जहां पिछली रात सुलग्ना से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन अब फ्लैट का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। कल रात जैसा वहां कुछ भी नहीं था। पुलिस फ्लैट के केयरटेकर अविनाश को पकड़कर लाती है। अविनाश कुछ कहना चाहता था, लेकिन सौगत और पुलिस की सख्ती के कारण वो चुप हो जाता है। तभी सौगत बाथ टब के पास पड़ी एक जली हुई सिगरेट का टुकड़ा देखते हैं और उन्हें याद आता है कि पिछली रात सुलग्ना लगातार सिगरेट पी रही थी। इसी बीच अविनाश जो कुछ बताता है, इससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस को बताता है कि ये फ्लैट तो सौगत सिन्हा का ही है। इंस्पेक्टर को यकीन नहीं होता, लेकिन जब अविनाश ओनर्स की लिस्ट दिखाता है तो उसमें सौगत का नाम साफ साफ दर्ज होता है। इंस्पेक्टर समझ जाता है
कि सौगत पुलिस को बेवजह परेशान कर रहा है। सौगत जल्दी से सुलगना का भेजा ईमेल दिखाते हैं, लेकिन उनके फोन से वो ईमेल रहस्यमयी तरीके से डिलीट हो चुका होता है। ये देखकर सौगत और भी हैरान हो जाते हैं। अब अविनाश उनसे कहता है कि क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं अविनाश समाजपति हूँ, इस फ्लैट का केयरटेकर। मैंने कई बार रख रखाव के बारे में आपको फोन किया था। यहाँ तक कि एक काम के लिए मैंने अदिति का नंबर भी मांगा था, लेकिन आपने मुझे कभी नंबर नहीं दिया। तो क्या ये सब सौगत का भ्रम है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो जली हुई सिगरेट का टुकड़ा वहाँ कैसे मिला? उस रात डिनर के समय सौगत अचानक अदिति से पूछते हैं, उन्होंने लवलॉक प्लेस वाला फ्लैट कब खरीदा? अदिति पहले तो हैरान होती है, फिर बताती है कि शादी के ठीक 2 साल बाद उन्होंने वो फ्लैट लिया था। सौगत कहते हैं कि अब वो उसे बेचने का सोच रहे हैं। डिनर के बाद सौगत अदिति से कहते हैं कि उन्हें एक लड़की दिखाई दे रही है। वो लड़की उन्हें बताती है कि अदिति से पहले उनका रिश्ता उसी के साथ था, लेकिन सौगत ने उसे धोखा देकर अदिति से शादी कर ली। धोखा खाने के बाद उसने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली और ये लड़की सिर्फ सौगत को दिखाई देती है, किसी और को नहीं। अब सौगत उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या ये उनका सिर्फ भ्रम है या कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। सौगत जानते हैं कि अगले 2 साल के लिए उनकी लिखी किताब के बदले उन्हें $2 मिलियन मिलने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अदिति बार बार उन्हें इलाज कराने के लिए कहती है, लेकिन सौगत तैयार नहीं होते। उन्हें डर है कि इलाज करवाने से उनका राज सबके सामने आ जाएगा। अब अगले दिन सब लोग अमिताभ की सलाह पर एक जंगल से घिरे पहाड़ पर घूमने निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर सौगत अकेले ही जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी उनका फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ कौन था और क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा कहानी के बिल्कुल अंत में होता है। इधर जंगल में भटकते भटकते सौगत को एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई देता है। वहाँ एक बाथ टब रखा होता है जिसमें एक पुतला बैठा हुआ था जिसका आधा शरीर जला होता है। रात को सौगत राका से कहते हैं कि उन्होंने उसे एक ईमेल भेजा है। राका फोन को चेक करती है और कहती है कि हाँ, मेल आया है, वो थोड़ी देर में देख लेगी। तभी अदिति सौगत से सवाल करती है, क्या वो पिछली रात सचमुच पुराने लवलॉक प्लेस वाले फ्लैट में गए थे? क्या वो अपना ही फ्लैट पहचान नहीं पाए? वहाँ पुलिस क्यों आई थी? और क्या नींद में वो बार बार सुलगना का नाम ले रहे थे? सौगत चौंक कर पूछते हैं, उन्हें ये सब किसने बताया? अमिताभ ने। अदिति कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है कि ये बात अमिताभ ने नहीं बल्कि उस फ्लैट के केयरटेकर अविनाश समाजपति ने फोन पर बताई थी। ये सुनकर सौगत और भी बेचैन हो जाते हैं और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। रात को अमिताभ जब अपने कमरे में लौटते हैं तो देखते हैं कि सौगत गलती से उनका कमरा समझकर वहीं बैठे हैं। सौगत टूटे मन से कहते हैं कि वो इन सब घटनाओं से बेहद परेशान हो गए हैं। इसके बाद वो राका से पूछते हैं, क्या उसने उनका भेजा हुआ मेल अब तक संभाल कर रखा है? राका कहती है, उसने देखा था, मेल तो आया था और होगा भी। लेकिन सौगत बार बार जोर देते हैं कि मेल दिखाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राका को वो मेल नहीं मिलता। तब सौगत कहते हैं कि वो एक फ्लैश मेल था जो एक समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। वहीं डिनर के बाद सौगत अचानक से गायब हो जाते हैं। चौकीदार बहादुर बताता है कि वो बाहर चले गए हैं। अब सीन चेंज होकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ सौगत बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगर अविनाश के पास अदिति का नंबर कभी था ही नहीं तो उसने अदिति को फोन कैसे किया? तभी पीछे से कोई हाथ उनके कंधे पर पड़ता है। सौगत चौंक कर पीछे देखते हैं तो वहाँ सुलगना खड़ी होती है। सुलगना मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? जैसे मैंने भी नहीं की थी कि तुम मुझे धोखा देकर अदिति से शादी कर लोगे। उसकी बातें सुनकर सौगत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो आखिर चाहती क्या है। ये सुनकर सुलगना एक बार फिर से दोहराती है, न्याय। लेकिन सौगत गुस्से और डर में कहते हैं, तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? वो अपना एटीएम कार्ड और पासवर्ड सुलगना को थमा देते हैं और कहते हैं, इसमें मेरा सारा पैसा है, बस मुझे परेशान करना बंद करो। तभी ये लड़की जवाब देती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। वो बार बार सौगत को उनके पुराने प्यार और गुजरे हुए दिनों की याद दिलाती है, जिसके बाद घबराते हुए सौगत उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं। दौड़ते दौड़ते वो शमशान पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें बाथटब में दुल्हन के जोड़े में बैठी सुलगना दिखाई देती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। वो कहती है, उस दिन मुझे ऐसे ही सजा होना चाहिए था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अचानक वो सौगत पर झपटती है और उसके सीने से मांस का टुकड़ा खींच लेती है और तभी सौगत चीखते हुए जाग जाते हैं। यहाँ शमशान वाला हिस्सा एक सपना था, लेकिन उससे पहले की घटनाएं असली थी। असल में भागते भागते वो बेहोश होकर जंगल में गिर गए थे और बहादुर उन्हें ढूंढकर बंगले में ले आया था। होश में आने के बाद सौगत अदिति, राका और अमिताभ को डरते डरते सब बताते हैं। अपने पिता की हालत को देखकर राका भी सहम जाती है।
थोड़ी देर में सौगत का जी मचलने लगता है और वो वॉशरूम जाते हैं। वहाँ वो अदिति को बुलाते हैं और कहते हैं कि फ्लश कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अदिति जैसे ही फ्लश करती है तो देखती है कि कमोड से खून बह रहा है। ये देखकर वो चीख उठती है और भाग जाती है। वहीं अगली सुबह जंगल में सुलगना को देखने आए पैनिक अटैक के बाद भी सौगत उठकर राका के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। राका को हैरानी होती है कि इतना कुछ होने के बाद भी पापा बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। यहाँ चलते चलते सौगत कहते हैं, हमारे देश में एक कहावत है, ब्रह्म मुहूर्त में कामुकता बढ़ जाती है। ये सुनकर राका थोड़ा शॉक हो जाती है कि अचानक उसने ऐसे क्यों कहा। तभी सौगत अजीब ढंग से कहते हैं, चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम सब समझ जाओगी। अब लौटकर सब घूमने की तैयारी करते हैं, लेकिन सौगत कहते हैं वो आज बंगले में ही आराम करेंगे, बाकी सब जाकर घूम आए। इसके बाद वो चुपके से सबकी नजरों से बचकर अमिताभ के कमरे में जाते हैं। वहीं अदिति उन्हें दवा देने आती है। दवा खाने के बाद सौगत धीरे से कहते हैं, मुझे सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये बीमारी तुम्हें न लग जाए। सौगत की ये बात सुनकर अदिति सन्न रह जाती है, क्योंकि कमोड में खून सिर्फ उन्होंने और सौगत ने देखा था, बाकी किसी ने नहीं। तो क्या अदिति भी धीरे धीरे अब उसी बीमारी की गिरफ्त में आ रही है? इसी बीच सौगत एक दिन अमिताभ को बाहर बुलाकर कहती है कि वो सच में बहुत परेशान है। हाल ही में उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भी तरह समझ नहीं पा रहे। सौगत बताते हैं कि उन्होंने अपनी कार के सामने एक लड़की का एक्सीडेंट साफ साफ देखा था, लेकिन किसी और ने नहीं देखा। वही लड़की उन्हें बाद में एक रेस्टोरेंट में भी मिली, फिर भी बाकी किसी को नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, उस लड़की ने उन्हें उनके ही घर के पते पर बुलाया और जब सौगात वहां पहुंचे तो पता चला कि वो फ्लैट उनका ही है। अब सवाल ये था कि क्या सौगत खुद का घर भी पहचानने की हालत में नहीं रहे। सौगत अमिताभ से पूछते हैं कि मेडिकल भाषा में इसे क्या कहते हैं, अल्जाइमर या फिर सिंजोफ्रेनिया। अमिताभ समझाते हैं कि असल में सौगत को बाइपोलर डिसऑर्डर की शुरुआती स्टेज है। इस बीमारी में इंसान के अंदर दो व्यक्तित्व काम करते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। इसके साथ ही भूलने की समस्या, डिप्रेशन और भ्रम जैसी परेशानियां भी जुड़ जाती हैं। ये सुनकर सौगत बुरी तरह से टूट जाते हैं। आखिर वो सिर्फ एक पति और पिता ही नहीं बल्कि एक मशहूर लेखक भी हैं। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ है, लेकिन अगर वो सब कुछ भूल गए हैं तो उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। और अगर ये राज बाहर आया तो वो पब्लिकेशंस जिन्होंने उन पर करोड़ों रुपए लगाए हैं वो उन्हें दया की नजर से देखेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी डर और दर्द से सौगत अंदर से टूट जाते हैं। वहीं जब अदिति, राका और अमिताभ घूमने के लिए निकल जाते हैं तो सौगत अपनी अगली किताब पर काम करने के लिए लैपटॉप लेकर बंगले के बाहर आते हैं। वो बहादुर से कहते हैं कि नाश्ता यहीं पहुंचा दे। थकान के चलते सौगत टेबल पर ही सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को जंगल में उसी टेबल पर पाते हैं जहां सामने उनका नाश्ता था और वहीं दुल्हन के जोड़े में सुलगना भी खड़ी हुई थी। दूसरी ओर गाड़ी में सफर करते समय राका सीट बदलकर आगे आ जाती है और उसे अमिताभ की जेब से कुछ दवाइयां गिरी हुई मिलती हैं। चूंकि अब तक किसी ने उसे नहीं बताया था कि उसके पापा को कौन सी बीमारी है, तो राका सोचती है कि इन दवाइयों को देखकर ही वो पता लगाएगी कि असल में उसके पापा को क्या हुआ है। उसे यकीन था कि ये दवाइयां सौगत के लिए ही हैं। इसी बीच सुलगना सौगत को फिर से ब्लैकमेल करने लगती है। वो धमकी देती है कि अखबार में छपेगा कि उसकी आत्महत्या की वजह सौगत है। उनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट होगा कि सौगत सिन्हा पागल हो चुके हैं, उनकी अगली किताब कभी पूरी नहीं होगी और उनका करियर खत्म हो जाएगा। इतना कहकर सुलगना सौगत को पानी से भरे टब में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। वहीं पास में उनकी स्टडी टेबल, लैपटॉप और नाश्ता भी रखा होता है। अब सीन उस गाड़ी की तरफ शिफ्ट होता है। राका रोते हुए अदिति और अमिताभ को बताती है कि पिछली रात उसके पापा ने उसे अजीब बातें की थी कि सौगत लव लॉक प्लेस वाला फ्लैट उसके नाम पर करना चाहते हैं और सारी संपत्ति भी उसी के नाम कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो सब भूल गए तो ये काम अधूरा रह जाएगा। अदिति और अमिताभ उसे दिलासा देते हैं कि सौगत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन अदिति के दिल में डर बैठ चुका था। जब सब घूमकर वापस बंगले में आते हैं तो बहादुर बताता है कि सौगत दोपहर को कहीं बाहर गए थे। अब सब इसे नजरअंदाज करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राका जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसके बिस्तर पर एक लैपटॉप और पेन ड्राइव पड़ी होती है और ऊपर एक नोट रखा होता है जिसमें सौगत ने लिखा था कि मेरी आंखों के सामने एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। इस पेन ड्राइव में वही ड्रामा है, इसके प्रीमियर के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पेन ड्राइव का वीडियो देखने के बाद राका के चेहरे के हाव भाव बताते हैं कि उसने बहुत कुछ डरावना देखा है। उधर अदिति वॉशरूम में जाती है और जैसे ही अलमारी बंद करती है अचानक उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके शरीर का हिस्सा जलकर काला हो चुका है।
वो आदमी खुद को सौगत का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त कन्हैया बताता है। अदिति डर के मारे चीख उठती है और भाग जाती है। अब अगली सुबह सौगत न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेते हैं। वो बताते हैं कि पिछली रात जो हुआ उसमें कुछ हकीकत थी और कुछ भ्रम। डॉक्टर समझाते हैं कि इसे सिंजोफ्रेनिया कहते हैं और ये हाई डोज की न्यूरो दवाइयों का असर भी हो सकता है। उसी वक्त राका सौगत के पास आती है। सौगत मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ये सुनते ही राका खुद को रोक नहीं पाती और उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि उसके पापा साधारण इंसान नहीं बल्कि एक खास इंसान है और आज उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया। सौगत राका को शांत करते हुए कहते हैं कि जिंदगी की हर मुश्किल, हर कठिनाई दरअसल हमारी ताकत बन जाती है। हो सकता है अभी तुम्हें घटनाओं को समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हमें धैर्य रखना होगा। हर सवाल का जवाब हमें एक एक करके मिलेगा। अभी तो और भी रहस्य खुलने बाकी हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। जो भी भ्रम इस समय हो रहा है, अंत तक सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरी ओर कन्हैया को देखकर अदिति मानसिक रूप से टूटने लगती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ये बीमारी सौगत से अब उस तक ना पहुंच गई हो। अमिताभ उसे समझाते हैं कि जो कुछ अदिति ने देखा उसे सौगत के सामने बताना ठीक नहीं होगा। अगर सौगत को यकीन हो गया कि कन्हैया सच में मौजूद है तो स्थिति को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अदिति जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि उसने कन्हैया को अपनी आंखों से देखा है, वो कोई भ्रम नहीं था। अमिताभ गुस्से में कहते हैं कि कन्हैया सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं। अदिति गलत सोच रही है। उन्हें अभी बहुत कुछ करना है और इस वक्त अदिति को मजबूत रहना होगा। अदिति उनसे पूछती है कि क्या वो सच में सब कुछ संभाल पाएगी। अमिताभ उसे भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, वो सब संभाल लेगी। इसी बीच नीचे आते समय अमिताभ की मुलाकात राका से होती है। अमिताभ कहते हैं कि वो थोड़ी देर टहलने के लिए निकल रहे हैं। राका मजाक में कहती है कि जंगल की ओर घूमकर आ जाइए। अमिताभ हंसते हुए चल पड़ते हैं, लेकिन तभी जंगल में पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी नजर सामने एक झूले पर पड़ती है, वही झूला जिस पर सौगत के भ्रम में सुलगना बैठी थी। लेकिन अब उस झूले की रॉड से सुलगना का शव लटका हुआ था। उसकी आंख में सौगत के नाश्ते की कांटे वाली चम्मच घुसी हुई थी। वहीं चारों ओर सौगत की स्टडी टेबल, लैपटॉप और कई चीजें बिखरी पड़ी हुई होती हैं। अमिताभ ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें। तभी उनकी नजर नीचे पड़े एक मोबाइल पर जाती है। उस पर बार बार माँ का कॉल आ रहा होता है। अमिताभ फोन उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं और शव को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन घबराहट और डर से कुछ समझ नहीं पाते। उधर अदिति बंगले के बाहर आराम से चाय पी रही होती है कि अचानक फिर से उसके सामने कन्हैया आकर खड़ा हो जाता है। कन्हैया ठंडी आवाज में कहता है कि सिर्फ नॉवेल लिखकर मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरह सौगत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, अब मैं भी उससे सब कुछ छीन लूंगा। कन्हैया की बातें सुनकर अदिति डर के मारे चीखते हुए भाग जाती है। इसी दौरान जंगल में भागती हुई राका की टक्कर अमिताभ से हो जाती है। राका पूछती है कि वो इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। अमिताभ किसी तरह बहाने बनाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी नजर राका के हाथ में पकड़े DSLR कैमरे पर पड़ती है। वो तुरंत कैमरा लेकर देखने लगते हैं कि कहीं राका ने उन डरावनी घटनाओं की कोई फोटो तो नहीं खींच ली। लेकिन कैमरे में सिर्फ पहाड़ और जंगल की फोटोज देखकर राका थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। उधर अदिति कमरे में जाकर सौगत से पूछती है कि आखिर क्यों कन्हैया बार बार उसके सामने आता है। अदिति चाहती थी कि सौगत उसे रोके, उसे चले जाने के लिए कहे। इस पर सौगत बताते हैं कि वो पहले से जानते थे कि अदिति को भी कन्हैया दिखेगा। असल में सौगत कभी सुलगना से प्यार करते थे, लेकिन उसे धोखा देकर उन्होंने अदिति से शादी कर ली। इस धोखे के कारण सुलगना ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं कन्हैया भी सुलगना से प्यार करता था। सौगत को लगता है कि बदले की भावना में वो कन्हैया का सुलगना के प्रति लगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में उन्होंने कन्हैया को जिंदा जला डाला। यही वजह है कि आज सुलगना और कन्हैया दोनों उनसे बदला लेने लौटे हैं। ये सुनकर अदिति का डर और भी बढ़ जाता है। उधर जंगल से निकलकर अमिताभ किसी को फोन करके कहते हैं कि उस शैतान इंसान ने टीना को मार डाला है। लगता है उसे अमिताभ की प्लानिंग का भी पता चल गया है और अब शायद उसकी भी कोई नई प्लानिंग होगी। अमिताभ उस शख्स से कहते हैं कि फिलहाल उनकी बातचीत किसी को नहीं मालूम, इसलिए वो अभी सेफ हैं और अब उन्हीं को सब कुछ संभालना होगा। इस बीच टीना की माँ बार बार उसे फोन कर रही होती है। अमिताभ सोचते हैं कि उन्हें आज ही कोलकाता जाना होगा और टीना की माँ को समझाकर हालात काबू में लेने होंगे, क्योंकि टीना की माँ जानती है कि उन्होंने ही टीना को नौकरी से निकाला था। इसलिए अमिताभ तुरंत ट्रैवल एजेंट को ढूंढकर कोलकाता की फ्लाइट की टिकट बुक करने की कोशिश करने लगते हैं।
वहीं बंगले में लौटकर अमिताभ सबकी नजरों से बचते हुए अदिति को बुलाकर सारी बात बताते हैं। ये सुनकर अदिति घबराकर कांप जाती है। धीरे धीरे साफ होता है कि उस समय अमिताभ ने अदिति को ही फोन किया था। सौगत को जिन भ्रम में लड़की दिख रही थी वो दरअसल टीना थी, जो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। किसी वजह से अमिताभ ने उसे काम पर रखा था, लेकिन अब कोई उसे मार चुका है। अदिति गुस्से और डर के बीच कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बड़ा क्राइम है। फिर क्यों अमिताभ इस हत्या को दबाने की कोशिश कर रहा है? इस पर अमिताभ कहता है कि अगर पुलिस को टीना का शव मिल गया तो बहुत कुछ खुल जाएगा। अमिताभ को लगता है कि हालात अब हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए उसे तुरंत कोलकाता जाकर स्थिति संभालनी होगी। ये सुनकर अदिति घबराकर कहती है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अमिताभ उन्हें यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा है। अगर कन्हैया फिर से सामने आया तो वो सच में मर जाएगी। लेकिन अमिताभ गुस्से में बार बार कहते हैं कि कन्हैया नाम का कोई इंसान है ही नहीं। वो अदिति को समझाते रहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। पर अदिति कन्हैया को देखने के बाद से काफी डर चुकी थी। अब अमिताभ की बात को मानकर अदिति टीना की मां को फोन करती है। वो बहाना बनाकर कहती है कि टीना होटल से कोलकाता निकल चुकी है, लेकिन गलती से अपना फोन वहीं छोड़ गई है। अगर वो अपने घर का पता इसी फोन पर भेज दे तो होटल का कोई आदमी फोन घर पहुंचा देगा। ये कहकर अदिति कॉल काट देती है। इस बीच अमिताभ भी तैयार होने लगता है, क्योंकि पहाड़ों से एयरपोर्ट पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं और किसी भी हालत में आज की फ्लाइट छूटनी नहीं चाहिए। दोपहर का खाना सब साथ में खाते हैं। तभी बहादुर कहता है कि उसके बेटे की तबीयत खराब है और उसे तुरंत घर जाना होगा। अदिति उसे छुट्टी दे देती है। सौगत कहता है कि वो और राका मिलकर अमिताभ को एयरपोर्ट छोड़ देंगे। अदिति भी उनके साथ जाने को बोलती है, लेकिन सौगत बताते हैं कि आज शाम अदिति के लिए एक गिफ्ट आने वाला है और उन्हें उसे रिसीव करना होगा। अदिति हैरान होकर पूछती है कि कैसा गिफ्ट? तो राका याद दिलाती है कि आज सौगत और अदिति की शादी की सालगिरह है। अदिति कहती है कि इतनी टेंशन में उसे याद ही नहीं रहा, लेकिन इतना दूर सुनसान पहाड़ पर आखिर कोई गिफ्ट कैसे पहुंचाएगा? सौगत मुस्कुराकर कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, ये गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसे तो बस ये देखना है कि गिफ्ट देखकर अदिति का कैसा रिएक्शन होता है। लेकिन अमिताभ को भी तुरंत निकलना था। वो कहते हैं कि अगर कोई रास्ता होता तो वो कोलकाता जाने का प्लान टाल देते, पर अचानक एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, इसलिए जाना जरूरी है। निकलते समय अदिति फिर से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। अगर कन्हैया सामने आया तो वो जी नहीं पाएगी। अमिताभ फिर से समझाते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। अमिताभ और राका के जाते ही बंगला सुनसान हो जाता है। अदिति अकेली रह जाती है। पहाड़ की खामोशी और खाली बंगला उन्हें निगलने सा लगता है। डर के मारे वो ऊपर जाकर सभी कमरों के दरवाजे बंद कर देती है। तभी नीचे के कमरे से अचानक रेडियो का चैनल बदलने की आवाज सुनाई देती है। सुनसान घर में ये आवाज सुनकर अदिति सहम जाती है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो खुद को संभालने के लिए स्पीकर पर एक इंग्लिश सॉन्ग को तेज आवाज में चला देती है, लेकिन बीच बीच में फिर वही रेडियो चैनल बदलने की आवाज आने लगती है। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है। अब इतनी टेंशन और थकान में अदिति नींद में चली जाती है। तभी उसकी नींद सौगत के फोन से टूटती है। वहीं बाहर दोपहर से शाम हो रही थी। तभी सौगत फोन पर बताते हैं कि लौटते वक्त रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है और वो वहीं पर फंस गए हैं, आने में देरी होगी। इधर अदिति का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। वो बाहर निकलकर लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कन्हैया आकर उसका गला दबा देता है। वो गुस्से में कहता है कि ये तो उनके और अदिति के बीच का पर्सनल मामला था। फिर अदिति क्यों बार बार अमिताभ और सौगत के सामने इसका जिक्र करती है? किसी तरह अदिति उसके चंगुल से निकलकर अपने कमरे में भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर से कन्हैया जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। तभी कुछ ही देर में दरवाजे के नीचे से खून बहकर कमरे में आने लगता है और इसी बीच अचानक लाइट भी चली जाती है। पूरे बंगले में सन्नाटा और अंधेरा फैल जाता है। अदिति के हाथ पांव डर से ठंडे पड़ जाते हैं। तभी बाहर से किसी डिलीवरी बॉय की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पार्सल देने के लिए बुला रहा होता है। अदिति एक टॉर्च उठाती है और अंधेरे में नीचे जाने लगती है। दरवाजा खोलते ही वो टॉर्च की रोशनी डिलीवरी बॉय पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने कन्हैया का चेहरा आ जाता है। अदिति चीखकर दरवाजा बंद कर देती है और भागकर सीढ़ियों के नीचे एक कोने में जाकर छुप जाती है। बाहर से कन्हैया बार बार उसे बुलाने लगता है। अदिति घबराकर चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो आवाज बंद हो जाती है तो फिर से डिलीवरी बॉय की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि अदिति उसे देखकर भाग क्यों गई।
उसे जल्दी आकर पार्सल लेना चाहिए। अब अदिति हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी बाहर से डिलीवरी बॉय के चीखने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जोर से मार दिया हो। ये सुनकर अदिति कांपने लगती है। तभी अचानक कमरे के अंदर तेज रोशनी चमकती है और अदिति चौंक जाती है। वो देखती है कि कन्हैया उसके सोफे पर बैठा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो गिफ्ट उसने खुद ले लिया है। अदिति धीरे धीरे पत्थर की तरह उसकी तरफ बढ़ती है और उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। तभी कमरे में एक प्रोजेक्टर चलने लगता है और सामने का सीन देखकर अदिति के होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर अमिताभ और अदिति के बीच के पर्सनल टाइम के सीन दिख रहे थे। यहाँ कन्हैया अदिति से कहता है, कौन बेवफा नहीं है बताइए तो। सौगत ने कन्हैया को धोखा देकर सुलगना से प्यार किया था, इसलिए अब वो सौगत की पत्नी को नहीं छोड़ेगा। ये सब देखकर अदिति समझ जाती है कि सौगत को सब कुछ पता चल चुका है। मानसिक तनाव और डर की वजह से वो घबराते हुए कन्हैया की गोद में वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अब अमिताभ पुलिस की हिरासत में है। वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर सख्ती से बताता है कि अमिताभ ने टीना नाम की एक थिएटर आर्टिस्ट को सौगत सिन्हा को डराने और उसे मानसिक रोगी साबित करने के लिए किराए पर रखा था। और सिर्फ यही नहीं, पिछली सुबह ही अमिताभ ने उसी टीना की हत्या कर दी। यही वजह है कि टीना की मां ने अमिताभ के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अमिताभ गुस्से में कहता है कि ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर सवाल करता है कि पुलिस के पास आखिर उसके खिलाफ सबूत क्या है। इंस्पेक्टर जवाब देता है कि उस दिन अमिताभ ने सिर्फ राका के डीएसएलआर कैमरे की जांच की थी, लेकिन शायद उसे ये ध्यान नहीं रहा कि स्मार्टफोन से भी तस्वीरें खींची जा सकती हैं। इंस्पेक्टर अमिताभ को जंगल में खींची गई सारी तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें देखकर अमिताभ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा है। अब सीन अचानक पहाड़ पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कन्हैया कब्रिस्तान में अदिति को बांधकर कैद किए हुए है। यहाँ उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए हैं। कन्हैया गुस्से में कहता है कि जैसे सौगत ने उसकी प्रेमिका सुलगना को भोगा था, वैसे ही आज वो सौगत की पत्नी को भोगेगा, और जैसे सौगत ने उसे जलाकर मार डाला था, वैसे ही आज वो और अदिति एक साथ जलकर खाक हो जाएंगे। कन्हैया अदिति के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़कता रहता है। कुछ देर बाद वो अदिति का मुंह खोल देता है। अदिति चीखते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, ना कोई कन्हैया है और ना ही कोई सुलगना। उस लड़की का नाम असल में टीना था, और ये सारा खेल अदिति और अमिताभ ने ही रचा था, और टीना को सौगत को ब्लैकमेल करने के लिए ही किराए पर लाया गया था। अब जरूर सौगत ने ही सब समझकर इस लड़के को कन्हैया बनाकर अदिति को डराने की ये साजिश रची है। सुलगना और कन्हैया सिर्फ एक मनगढ़ंत नाम है। अदिति की बात सुनकर कन्हैया जोर से हंसता है और कहता है कि अदिति पागल हो गई है। वो कहता है कि सुलगना भी सच है और कन्हैया भी सच है, और ये सब सिर्फ सच ही है। इतना कहकर वो माचिस जलाता है और चारों ओर छिड़के हुए केरोसिन में आग लगा देता है। जलती आग के बीच अदिति हाथ पांव बंधी हालत में तड़प रही होती है, और कन्हैया उसी आग के बीच उसके नजदीक आने लगता है। अब कहानी यहाँ से 3 महीने आगे शिफ्ट होती है। यहाँ हमें कोलकाता की जेल में अमिताभ को बंद दिखाया जाता है। यहाँ उसका वकील उससे मिलने आता है और बताता है कि अदिति के माता पिता उसकी मानसिक हालत का पूरा दोष अमिताभ पर डाल रहे हैं। अमिताभ गुस्से और बेबसी में कहता है कि ये सब सुनकर भी अदिति चुप क्यों है। क्या उसे ये याद नहीं कि उसने खुद ही सौगत को पागल साबित करने की साजिश रची थी ताकि इस शादी से बाहर निकल सके। सिर्फ अमिताभ को ही पैसों की जरूरत नहीं थी, बल्कि अदिति को भी पैसों की भूख थी। हर साल सर्दियों में जब अदिति कोलकाता आती थी तो दोनों साथ रहते थे। उनके बीच में सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि हर तरह का नाता था। क्या अदिति ये सब भूल गई है? वकील जवाब में अमिताभ को अदिति का एक वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर साफ हो जाता है कि अदिति की मानसिक हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और किसी भी बात को दिमाग से समझने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद सीन बदलकर सौगत के कोलकाता वाले फ्लैट में जाता है। आज सौगत और राका को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। राका सौगत को बताती है कि कोर्ट ने उसके पिता के मेडिकल सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और अदिति के साथ सौगत की लास्ट सुनवाई 6 महीने के बाद फिर से कोलकाता में होगी। सौगत राका से पूछता है कि क्या उसे इस सबसे बुरा लग रहा है। राका कहती है कि बिल्कुल भी नहीं।
बल्कि वो तो अपने पापा के अगले नॉवेल के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। सौगत मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे भी अपने नए नॉवेल की एक कहानी मिल गई है, एक ऐसी कहानी जिसमें षड्यंत्र है, साजिश है और धोखा उन्हीं लोगों से है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसके बाद बालकनी में खड़े सौगत के दिमाग में अब तक की घटी सारी घटनाएं घूमने लगती हैं और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा पहाड़ों पर पहुँचने के बाद सौगत को एक फोन आया था। वो कॉल दरअसल उसके बड़े मामा के बेटे संजू की पत्नी रूमी का था। रूमी ने सौगत को बताया था कि संजू बहुत ही बुरा इंसान है, वो रोज उस पर हाथ उठाता है, उसे मारता और पीटता है। इसी बीच एक दिन अमिताभ मित्रा नाम का शख्स संजू से मिलने आया था। उसने ढेर सारे पैसे देकर संजू से कहा कि वो सौगत को सुलगना और कन्हैया के बारे में वही बातें बताए ताकि सौगत को लगे कि ये दोनों वाकई सच में मौजूद थे। सौगत के घर आने से पहले ही संजू ने रूमी को धमका दिया था कि उसे बस उतना ही बोलना है जितना कहा जाए। यहीं से सौगत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसी रात सौगत ने चोरी छुपे अमिताभ के कमरे में एक कैमरा लगाकर उसकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी थी। और असलियत ये थी कि उस दिन सौगत गलती से अमिताभ के कमरे में नहीं गया था, बल्कि वो उस दिन जानबूझकर कैमरा फिट करने के लिए वहां गया हुआ था। अब कहानी फ्लैशबैक से आगे बढ़ती है। उस कैमरे के जरिए सौगत ने अमिताभ की कई हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि इस पूरे खेल में सिर्फ संजू या रूमी ही नहीं, बल्कि अमिताभ की भी प्लानिंग है। वहीं अगली सुबह सौगत को दूसरा झटका तब लगा जब उसने देखा कि अदिति भी उसी चाल का हिस्सा है। अदिति और अमिताभ दोनों मिलकर सौगत को मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे ताकि लोग उसे बीमार और पागल समझें। सौगत को एहसास हुआ कि उसके सबसे करीब के लोग ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये महज एक दिमागी खेल नहीं था, बल्कि सोची समझी और प्लान्ड साजिश थी। इन सबको सोचते सोचते सौगत बालकनी में खड़ा रहता है और राका बाहर से उसके पास आती है। सौगत के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों झलक रहे होते हैं, लेकिन राका को वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दिखाता है। अंदर ही अंदर सौगत तय कर चुका था कि वो इन सारी घटनाओं को अपने अगले नोवेल की कहानी बनाएगा। और इसी के साथ ये शानदार और गजब की सीरीज का होता है दी एंड। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड सीरीज को लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।